नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, चाइना के बारे में और तिब्बत के बारे में। एक सवाल यहां पे उठाएंगे, क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू तिब्बत बदल रही है? अगर बदल रही है तो हम लोग एक एंड में कुछ वार्निंग्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स के ऊपर हमारी नजर जरूर होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर तिब्बत की पॉलिसी बदल रहे हैं, तिब्बत का कार्ड आगे चल के इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इन चीजों के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी बन जाता है। तो ये एक स्पेक्यूलेटिव डिस्कशन होगा और एक सजेस्टिव डिस्कशन भी होगा एट द एंड। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ये चर्चा कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। पहली बार 2015 के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को पब्लिकली विश किया उनके बर्थडे पे। 86th बर्थडे था दलाई लामा का इन जुलाई 1st वीक। तो ये पहली बार हुआ 2015 के बाद। ऑल्दो 2019 में उन्होंने फोन पे विश जरूर किया था, लेकिन इस बार 2021 में पब्लिकली उन्होंने बर्थडे विश किया है। दैट इज द एक्नॉलेजमेंट दैट दलाई लामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब इसके चलते एक स्पेकुलेशन जरूर चल रहा है कि इज इंडिया कीपिंग इट्स तिब्बत कार्ड ओपन अगेंस्ट चाइना। तो इसके ऊपर हमारी चर्चा चली। इनफैक्ट ये विश करने के बाद और भी डेवलपमेंट हुई। दलाई लामा ने ही थैंक द इंडियन प्राइम मिनिस्टर फॉर बर्थडे विशेस। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी विश करने के बाद और भी दूसरे लीडर जैसे कि ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंगवेंग, उन्होंने भी विश किया। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने भी विश किया। यूएस के जो ऑनवॉय है टू नेपाल रैंडी बेरी, उन्होंने भी विश किया। तो इन सब के चलते ये सवाल जरूर उठता है, क्या इंडिया अपनी पॉलिसी तिब्बत की तरफ जो है उसको बदल रहा है? ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी होगा। फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव, जीएस पेपर 2 में आईआर के सवाल आते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे सवाल आते हैं। इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको स्टडी आईक्यू के सारे प्रोग्राम्स की जानकारी पता चलेगी। यूपीएससी के कोर्सेस है, स्टेट पीएससी के कोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस आर अवेलेबल। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग पहले तिब्बत के बारे में, थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में जानेंगे, इस विवाद के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग मोदी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी जो है विद रिस्पेक्ट टू तिब्बत उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और अंत में वार्निंग्स की बात करेंगे। देखिए, अगर आप ये मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया और तिब्बत की कॉम्प्लिकेशन। अब ये है चाइना। अब मैं आपको 1947 का स्टेटस बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया से इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था। एक तरफ था चाइना, एक तरफ है तिब्बत, और एक तरफ है आपको इंडिया। अब आप यहां पे देख सकते हो कि दो बड़े देशों के बीच, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच एक बफर स्टेट है तिब्बत। लेकिन ये बफर स्टेट चला गया कब? 1950 में, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर ऑक्यूपेशन कर लिया। अब अगर हम लोग तिब्बत की बात करें, देखिए तिब्बत इन जनरल मैं ये कह सकता हूं कि 1913 से पहले इट वाज अंडर अ डायनेस्टिक रूल। किंग डायनेस्टी यहां पे रूल करती थी तिब्बत में। अब 1913 के बाद ये मोस्टली इंडिपेंडेंट रहा है। इंडिपेंडेंट तिब्बत, रिलीजियस एक सॉवरेनिटी हम लोग कह सकते हैं तिब्बत की, 1913 से लेकर 1950 तक। लेकिन 1950 के बाद चाइना का ऑक्यूपेशन हो गया। अब ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ा क्यों? इसके पीछे ब्रिटिश इंडिया का थोड़ा सा हाथ जरूर है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें क्या डेवलपमेंट हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1913 एक वाटरशेड ईयर है। 1913 से पहले हम लोग कह सकते हैं कि तिब्बत वाज अंडर किंग डायनेस्टी। 1913 के बाद इंडिपेंडेंस। क्यों? 1913 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया अंडर द शिमला कॉन्फ्रेंस, जहां पे ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और चाइनीज ऑनवॉयज को भी बुलाया गया था। यहां पे जो ब्रिटिश नेविगेटर थे हेनरी मैकमोहन, इन्होंने जो बाउंड्री थी डिलिनेट कर दी इंडिया और तिब्बत के बीच, और चाइनीज एनवॉयज को भी बुलाया था। लेकिन चाइनीज एनवॉयज ने इसके खिलाफ बेसिकली प्रोटेस्ट किया। तो हेनरी मैकमोहन ने क्या किया? ही साइंड एन एग्रीमेंट ओनली विद द तिब्बत इन प्राइवेट, जहां पे चाइनीज डेलीगेशंस को ये पता नहीं था कि साइन हुआ। अब इसके चलते काफी कॉम्प्लिकेशन हुई है 1950 के बाद। अब 1950 में हुआ क्या? 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। 1949 में कम्युनिस्ट चाइना सेटअप हुआ। 1950 में बड़ी ही जल्द पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो आर्मी है, उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर दिया, तिब्बत के ऊपर अटैक कर दिया। एक ही साल में 1951 में तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया चाइना के साथ, राइट। तो यहां पे दलाई लामा भी थे उस समय, लेकिन बड़ी ही जल्दी इस एग्रीमेंट को रेपुडिएट किया गया बाद में। अगर हम लोग यहां पे इंडिया चाइना की कॉम्प्लिकेशन देखें, तिब्बत तो इसमें इन्वॉल्व है,
इंडिया के पास एक मौका जरूर था, क्योंकि चाइना एक तो कम्युनिस्ट कंट्री थी, उसको बड़ी जल्दी हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर दिया 1949 में। उन्होंने एग्रेशन दिखाई, लेकिन उस एग्रेशन के बदले हम लोगों ने कुछ क्विड प्रो को नहीं पूछा। इनफैक्ट ये हिस्टोरियंस कहते हैं कि दिस वाज अ बिग ब्लंडर बाय द जवाहरलाल नेहरू regime that they could not sign a quid pro quo agreement with China in 1954। इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ, जहां पे इंडिया को मोरल ज्यादा कुछ मिला नहीं, लेकिन चाइना को लेजिटिमेसी जरूर मिली। इंडिया ने एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन किया जहां पे उन्होंने कहा वी विल डील विद द टिबेट रीजन ऑफ चाइना। सो इन प्रिंसिपल वी एक्सेप्टेड द चाइनीज सुजरेनिटी ओवर टिबेट, राइट। अब इस समय पे अगर हम लोग बात करें तो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी वाज वेरी आइडियलिस्टिक। यहाँ पे यूफोरिया था इंडिया में 1954 में, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन बड़ी जल्दी हमारी आंखें खुली। 1959 में हमें ये पता चला कि चाइना इज सीक्रेटली बिल्डिंग अ रोड फ्रॉम जिनजियांग टू बेसिकली टिबेट, पासिंग थ्रू द एक्साई चिन इन द लद्दाख रीजन। तो तभी इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बदली विद रिस्पेक्ट टू टिबेट। हम लोगों ने धीरे धीरे टिबेट का कार्ड यूज करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो कि नेहरू ने दलाई लामा को रेफ्यूज दी। दलाई लामा ही फ्लीड फ्रॉम टिबेट इन 1959 और इंडिया में उन्होंने रेफ्यूज ले ली। अब यहां से चल के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है आज तक, 1959 से मैं कहूंगा 2021 तक एक ही पॉलिसी रही है, ऑफिशियल पॉलिसी। ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी क्या रही है? 1959 से इंडिया ने, पहले तो दलाई लामा आए, दलाई लामा के साथ बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजीज भी आए। 1 लाख से भी ज्यादा तिब्बतन रिफ्यूजीज इंडिया में है जो शेल्टर्ड है। इनफैक्ट इनकी खुद की गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलती है, धर्मशाला में जगह दी गई। हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली भी इलेक्शंस हुए थे, आपको पता है, हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी। इन सब के चलते इंडिया की ऑफिशियल लाइन क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की? दलाई लामा एक स्पिरिचुअल लीडर है और एज अ स्पिरिचुअल लीडर वी हैव इनवाइटेड हिम टू इंडिया, वी हैव गिवन रेफ्यूज टू हिम इन इंडिया, और तिब्बतन कम्युनिटी जो है वो यहां पे रह सकती है। अब याद रखिएगा, तिब्बतन कम्युनिटी को हम लोगों ने सिटीजनशिप नहीं दी, आपको याद रखना है, ठीक है। तो उन्हें यहां पे शेल्टर जरूर दिया गया, दे हैव अ रेफ्यूजी स्टेटस, बट व्हाट इंडिया सेज इज दे आर नॉट अलाउड टू अंडरटेक एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो अब ये तो ऑफिशियल लाइन है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है? 1959 से ही हम लोग आज भी देखें, 21st सेंचुरी में तो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव चल रहा है ये, जो एक्चुअल पॉलिसी होती है वहां पे इंडिया ने काफी अलाउ किया है दलाई लामा एंड टिबेटन्स को टू प्ले एक्टिव पॉलिटिकल रोल, क्योंकि दलाई लामा हैज बीन ऑफिशियली इनवाइटेड टू मेनी इवेंट्स आल्सो। ही हैज बीन अलाउड टू ट्रैवल टू अरुणाचल प्रदेश। बहुत सारे बुद्धिस्ट इवेंट्स होते हैं जहां पे दलाई लामा इज वेरी प्रोमिनेंट। इसके अलावा दलाई लामा हैज बीन ट्रैवलिंग टू यूएस। जब भी यूएस जाते हैं तो वो भी काफी चर्चा का विषय बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डिविएट जरूर हो रहे हैं उस ऑफिशियल पॉलिसी से। अब ये क्यों है? प्रोबेबली बिकॉज इंडिया वांट्स टू कीप द टिबेट कार्ड ओपन। अब जब भी ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है, जब दलाई लामा कुछ स्टेटमेंट देते हैं, जब भी अरुणाचल प्रदेश विजिट करते हैं, तो इंडिया और चाइना के बीच तनाव जरूर बढ़ जाता है। चाइना इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता है, तो इंडिया ने कुछ इसी तरह की पॉलिसी मेंटेन रखी हुई है। लेकिन अगर हम लोग मोदी सरकार की पॉलिसी देखें, मोदी सरकार की पॉलिसी में थोड़े से मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। अब मोदी सरकार का जो कार्यकाल शुरू हुआ है 2014 में, तब से लेकर अगर हम लोग पॉलिसी देखें तो प्रोबेबली द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू यूज द टिबेट कार्ड, बट यहां पे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू चाइना, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जब भी कुछ टिबेट से जुड़ी हुई पॉलिसी बदलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इमीडिएटली एक वापस वाला स्टेप, यानी कि रिटर्निंग स्टेप जरूर हुआ है। चलिए बात करते हैं क्या हुआ है 2014 से लेकर मोदी टिबेट पॉलिसी। देखिए, शुरुआत में 2014 में जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, स्वेरिंग इन सेरेमनी में उन्होंने सार्क के लीडर्स को बुलाया था। उसी के साथ साथ उन्होंने जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है तिब्बत की, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉब्सैंग सांगे, उन्हें भी इन्वाइट किया गया था, राइट। ये तो 2014 में हुआ था, लेकिन 2019 में ये रिपीट नहीं हुआ। 2019 की स्वेरिंग इन सेरेमनी में देयर वाज नो इन्विटेशन टुवर्ड्स द टिबेटन गवर्नमेंट। इसके अलावा 2016 में शुरुआती दौर में सरकार ने अलाउ किया एक कॉन्फ्रेंस, जहां पे चाइनीज डिसिडेंट्स थे, वीगुर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वीगुर मुस्लिम जो प्रोमिनेंट है जिनजियांग में, और तिब्बतन लीडर्स को का एक कॉन्फ्रेंस इनवाइट किया गया था। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट उनके वीजास कैंसिल कर दिए गए थे, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ चाइनीज प्रेशर। अगेन, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेप लिया गया, लेकिन एक रिटर्निंग स्टेप या फिर एक बैक स्टेप भी जरूर लिया गया। इसके अलावा 2018 में बहुत सारे इवेंट्स प्लान किए गए थे, क्योंकि 60 इयर्स की एनिवर्सरी थी, यानी कि 60 साल हो गए थे दलाई लामा इंडिया में रेफ्यूज लेकर। लेकिन यहां पे भी इंडिया के ऑफिशियल्स को यह कहा गया था कि दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट।
एक दलाई लामा की विजिट होने वाली थी राजघाट को, उसको भी कैंसिल कर दिया गया था। इसके अलावा 2020 में, रिसेंटली 2020 में जो गलवान क्लैश के बाद हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया और चाइना में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया था, और यहाँ पे एक सोल्जर जो टिबेटन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के एक सोल्जर थे, ही वाज मार्टियर्ड, शहीद हुए थे। तो उनकी जो फ्यूनरल थी वहां पे बीजेपी के लीडर राम माधव, ही हैड पब्लिकली अटेंडेड दिस फ्यूनरल, बट वेरी सून ही आल्सो डिलीटेड द ट्वीट अबाउट दैट पर्टिकुलर फ्यूनरल। एंड नाउ 2021 में क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि जुलाई में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ओपनली विश्ड दलाई लामा फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2015। अब यहां पे भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक नोट आया, एक क्लैरिफिकेशन जरूर आई। इसी हफ्ते उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि दलाई लामा एक रेस्पेक्टेड लीडर है एंड प्राइम मिनिस्टर विशिंग हिम इज कंसिस्टेंट विद आवर पॉलिसी, जहां पे उनको हम एक ऑनर्ड गेस्ट के तौर पे देखते हैं। यहां पे कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, राइट। अब ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समवेयर वी आर कीपिंग दैट टिबेट कार्ड ओपन। अब सवाल यही उठता है कि इज इंडियाज टिबेट पॉलिसी चेंजिंग और परहैप्स आर वी ट्राइंग टू चेंज? यस, देयर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेशली अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम चाइना विल बी देयर, बट द क्वेश्चन इज आर वी चेंजिंग टिबेट पॉलिसी? नो क्लैरिटी एज ऑफ नाउ, बट अगेन इफ वी आर ट्राइंग टू चेंज, और परहैप्स इफ इन फ्यूचर हम लोग इस टिबेट कार्ड को इस्तेमाल करना चाहते हैं चाइना के खिलाफ, तो हमें कुछ चीजों के ऊपर नजर जरूर रखनी पड़ेगी गोइंग इनटू फ्यूचर। इट्स द सजेशन। अब वट एवर हैपन्स, टिबेट पॉलिसी चेंजेस और नॉट, ऑफिशियल लाइन तो अभी भी वही बरकरार है, लेकिन अगर पॉलिसी बदली, बट वी नीड टू कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स इफ वी आर चेंजिंग, इफ वी आर गोइंग टू गो फॉर एन अग्रेसिव अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू टिबेट पॉलिसी, तो हमें कुछ चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो टिबेट के अंदर क्या बदलाव आ रहा है। टिबेट में काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, डेमोग्राफिक चेंजेस भी काफी ज्यादा आ रही है टिबेट में। हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं टिबेट में, नए उन्होंने रोड्स बनाए हैं, हाईवे बनाए हैं, रिसेंट में हम लोगों ने एक ब्रिज के बारे में बात की थी। अगर हम लोग डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में बात करें तो यहां पे टिबेट में we find the Buddhist, right, Buddhist followers, but now we can see that the Chinese, again Han are also Buddhist, but Chinese Han community धीरे धीरे से इन्फ्लक्स कर चुका है टिबेट में, तो यहाँ पे एक डेमोग्राफिक चेंज भी हो रहा है। इसके अलावा हमारी नजर होनी चाहिए जो बड़े बड़े डैम बन रहे हैं टिबेट में ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। यहाँ पे तो हम लोगों ने चर्चा जरूर की है, हाइड्रो हेजिमनी की जो चाइना की चलती है, तो इसके ऊपर भारत की नजर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा रिसेंट टाइम से बहुत सारी खबरें आ चुकी है जहां पे चाइनीज आर बिल्डिंग द टिबेटन मिलिशिया, यानी कि एक स्पेशल फोर्स टिबेट के लोगों को, वहां पे लोकल लोगों को रिक्रूट करके वो एक टिबेटन मिलिशिया बना रहे हैं, और आगे चल के कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है। एक अंदेशा हम लोग लगा सकते हैं कि एक तरफ इंडिया की जो टिबेटन स्पेशल टास्क फोर्स है, जहां पे अगेन रिक्रूट्स फ्रॉम टिबेट इटसेल्फ जो इंडिया में है उनको ट्रेन किया जाता है, इंडियन आर्मी के भाग है ये। अब ये अगर लड़ाई होगी तो किससे लड़ेंगे? टिबेटन मिलिशिया, यानी कि टिबेट पीपल वर्सेस टिबेट पीपल। सो दिस इज परहैप्स अ फोरकास्ट गोइंग इनटू फ्यूचर और अ गेम प्लान ऑफ चाइना गोइंग इनटू फ्यूचर दैट दे आर कीपिंग इट ओपन, यानी कि टिबेटन मिलिशिया बना रहे हैं जो आगे चल के टिबेटन स्पेशल टास्क फोर्स के साथ लड़ सकता है। तो इसके लिए इंडिया को तैयार रहना चाहिए। इंडिया हैज टू डाइवर्सिफाई विद रिस्पेक्ट टू इट्स फोर्सेस अलोंग द बॉर्डर ऑल्सो। साथ ही साथ यूएस, चाइना और टिबेट की जो कॉम्प्लिकेशन है उसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। अब ये क्यों है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स भी यहां पे बहुत बड़ा प्लेयर है। जैसे कि ट्रंप की पॉलिसी क्लियर कट पॉलिसी थी विद रिस्पेक्ट टू दलाई लामा, विद रिस्पेक्ट टू टिबेट, ही वाज एंटी चाइना। दलाई लामा की सक्सेशन को लेकर भी ट्रंप ने बहुत कुछ कहा था, और उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं जो बाइडेन भी। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे यूएस की इन्वॉल्वमेंट का, ऑलरेडी यूएस में करमापा लामा है, करमापा सेक्ट के जो हेड है वो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में ही है, राइट। तो इसके अलावा भी ये कहा जाता है कि टिबेटन जो रेफ्यूजीज है, एटलीस्ट 30 से 35,000 रेफ्यूजीज आर नाउ इन यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ। तो यूएस, चाइना और टिबेट की कॉम्प्लिकेशन के ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको याद होगा हम लोगों ने चर्चा की थी यहाँ पे सक्सेशन ऑफ दलाई लामा की। यहाँ पे ना सिर्फ टिबेट एक प्लेयर है, ना सिर्फ दलाई लामा एक प्लेयर है, लेकिन इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स भी बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चाइना ने क्लियरली कह दिया है कि अगला दलाई लामा सक्सेसर जो होगा वो खुद सेलेक्ट करेंगे।
दलाई लामा कह चुके हैं कि रीइंकार्नेशन का सिस्टम जा सकता है, कोई महिला एक दलाई लामा बन सकती है, अगला दलाई लामा जो है वो नॉन टिबेटन भी हो सकता है, यानी कि टिबेट के अंदर से भी नहीं हो सकता है। कुछ इस तरह की चीजें हो चुकी हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और इसके ऊपर भी इंडिया की नजर रहनी चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नई टिबेट की पॉलिसी अगर हम लोग बदल रहे हैं तो बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंटर ये रहेगा ऑफ द टिबेटन पीपल। अब देखिए टिबेटन लोगों की बात करेंगे, टिबेटन पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी यंग, जो स्पेशली इंडिया में आए हैं रेफ्यूजी बनकर। तो अगर इन लोगों को आगे चल के सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, राइट। क्योंकि जो टिबेटन रेफ्यूजी इंडिया में दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ फ्यूचर टिबेट सिटीजनशिप विच इज फार इन टू फ्यूचर। तो यहां पे इंडिया को इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा और इनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा वाइल डिवाइजिंग द टिबेट पॉलिसी। तो आने वाले समय में काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है ये एंटायर टिबेट का गेम विच इज गोइंग ऑन बिटवीन India and China predominantly, but United States has also become a very important player. So let's wait and watch for this great game of Tibet. अगर इसके ऊपर कोई development आएगी तो we will talk about it as soon as possible on Study IQ. That's it from my side. Thank you for watching. Jai Hind.